आज हम आपके साथ में लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है लहसा की ओर। लहसा की ओर ये जो लेसन है आपका, ये इसको राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। जो उनका जन्म है 1893 में हुआ था। उनका जन्म उनके ननिहाल में हुआ था जिसका नाम था पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। वैसे उनका जो पैतृक गांव था ना वो कनेला था। उनका जो मूल नाम है राहुल जी का, वो नाम था केदारनाथ पांडे। उनकी शिक्षा काशी में हुई थी, फिर आगरा में और लाहौर में भी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया था। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित भी कहा जाता था और सन 1936 में उनका देहांत हो गया। जो राहुल जी हैं, जो उनका लिखा हुआ हम पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लहसा की ओर, ये उनकी प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है जो उन्होंने सन 1929 से 30 के बीच में की थी, जो नेपाल के रास्ते हुई थी। और उस समय भारतीयों को जो है तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, उनको परमिशन नहीं थी तिब्बत जाने की। इसमें तिब्बती की राजधानी लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बहुत रोचक शैली में राहुल जी ने प्रस्तुत किया है। और ये यात्रा वृतांत है। इसे हम उस समय के तिब्बती समाज के बारे में हमें जानकारी मिलेगी कि उस समय जो है तिब्बती समाज किस प्रकार का था, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोग, उनके रीति रिवाज किस प्रकार थे। आज इस लेसन में हम ये जानेंगे। तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो वो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। कैसा रास्ता था? मुख्य यानी कि मेन रास्ता था। फरी कलिटपोर्ट का रास्ता जब कहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। हिंदुस्तान की जो चीजें हैं वो भी यहीं से जाया करती है। नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी, दोनों जगह की चीजें तिब्बत जाया करती थी इसी रास्ते से। ये व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था। यहाँ से व्यापारी नहीं होता था, सेना भी जाया करती थी, सैनिकों को भेजते थे। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। इनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, यानी कि चीनी की जो प्लाटून है, वो आर्मी है, वो रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। बहुत से फौजी मकान जो है वो गिर चुके हैं। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर गए हैं जो उस समय बने थे वहाँ पे। और दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ छोटे जो दुर्ग के जो टूटे फूटे भाग हैं उनमें किसानों ने अपने रहने के लिए जगह बना ली है। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, यानी कि वहाँ पे थोड़े लोग रहते हुए दिखते हैं, आबादी दिखती है। ऐसा ही परित्यक्त, यानी कि जिसको परित्याग कर दिया गया, यानी कि छोड़ दिया गया, एक चीनी किला था। कौन सा था? चीन का बना हुआ किला था। तो हम यहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक जो है वह चाय पीने के लिए ठहरता है। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं। तिब्बत जाएंगे तो बहुत सारी तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है और कुछ आराम की बातें भी हैं। अगर तकलीफ है तो आराम भी है। तो वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है वहाँ पे, इसलिए छुआछूत का भी सवाल नहीं पैदा होता है। और ना औरतें पर्दा ही करती हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी जगह पे पर्दा प्रथा अभी भी है, लेकिन वहाँ पे पर्दा सिस्टम नहीं है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे हैं वो कहीं रात में आके चोरी न कर ले जाएं, इसलिए अंदर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। अगर आप ठीक ठाक हैं तो आपको घर के अंदर भी ले जाने में उनको कोई झिझक नहीं होती है, वो अपने घर के अंदर भी आपको इजीली ले जाते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित ही क्यों ना हो। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। ये वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि जिस तरह से हम केटली में डाल के पीते हैं उस तरह से वो डाल के उस बर्तन में हमको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, जो आपने मक्खन दिया है वो पूरा का पूरा चाय में नहीं डाला जाएगा। तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं, अपने आप चाय बना के लेके आ सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। चाय का कलर तैयार हो गया तो उसमें वो लोग नमक डालते हैं और थोड़ा सा मक्खन भी डालते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मांगने के लिए रास्ता का टैक्स जैसे मांगने के लिए आ जाता है। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी, जो हम चिट लेके चले थे वो उसको दे दी।
शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोडला जो है तिब्बती सीमा का एक स्थान है, थोडला जो बोला गया है वो तिब्बती सीमा का स्थान का नाम है। तो आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। और ये सुमति कौन है? ये सुमति लेखक की यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षुक है, ठीक है, जिसका नाम लेब्ज शेख था, तो उसको सुमति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ भी सुमति की जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। अच्छी भिकमंगे बन के गए तो भी क्या हुआ, रहने के लिए तो अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम उसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं, इस बार भिकमंगे बन के नहीं है, एक भद्र, एक शराफत वाला रोल, शरीफ इंसान, भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की इस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि उनकी मनोस्थिति कैसी है, इस बात पर डिपेंड करता है। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छड़ पी लेते हैं लोग, उसके बाद नशे में हो जाते हैं तो उनको होश नहीं रहता है किसी भी चीज का। अब हमें सबसे पहले डांडा डोटला पार करना था। डांडा डोटला पार करके उनको आगे बढ़ना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, सबसे खतरे की जगह है, उसका नाम है डांडे, ठीक है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, कोई गांव ही नहीं है आजू बाजू में। नदियों के मोड़ हैं और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं तो सामने कौन है वो दिखता नहीं है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अगर कोई निर्जन स्थान पे मर गया तो उसको कौन चिंता करेगा। तिब्बत के गांव में अगर किसी का मर्डर हो गया तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन सुनसान स्थान में कौन मर्डर करके चला गया किसको पता चलेगा, ठीक है। तो सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, वहां पे कोई विटनेस भी तो नहीं मिलेगा, है ना। विटनेस मिलने की भी तो प्रॉब्लम है। तो ये सारी दिक्कतें वहां पे आती हैं। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। मतलब कोई जैसे हिंदुस्तान में ये नियम है कि सब हथियार अगर खरीदेंगे तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए लोग जैसे कि लाठी लेके घूम रहे हो या कोई लकड़ी लेके घूम रहे हो, इस तरह से पिस्तौल और बंदूक को लिए लिए घूमते रहते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। अगर डाकू जो लूट के ले गए और उसके प्राण बख्श दिए तो भी अपनी जान का खतरा रहता ही है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया है। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिकमंगे थे। हमें किस बात का डर था, हमारे पास रुपया पैसा तो नहीं, हम तो भिकमंगे हैं। और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, इसका मतलब है दया दया, 1 पैसा, जैसे भिखारी मांग रहा होता है कि 1 पैसा दे दो भाई, 1 पैसा दे दो, भगवान आपका भला करेगा, इस तरह की बातें वो करते हैं, कहते भीख मांगने लगते हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते। और अगला पड़ाव जो था उनका वो 16-17 मील से कम नहीं था। 16-17 मील से पहले दूसरा पड़ाव उनको मिलने वाला नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ के लाडकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, लाडकोर तक जाने के लिए 2 घोड़े कर लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और चढ़े भी चलेंगे, उसके ऊपर बैठ के भी चलते बनेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और फिर दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। मतलब श्वेत सब शिखर थे, यानी कि जो चोटियां थी वो बर्फ से पूरी की पूरी ढकी हुई थी, इसलिए बोला है श्वेत शिखर। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़, बीटा जो टीले के आकार का ऊंचा स्थान होता है, बीटा जो है वो टीले के आकार का ऊंचा स्थान है, उसके लिए बोला गया है। तो बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। और उत्तर की तरफ हम बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, यानी कि उतरने वाले से हम पहाड़ से नीचे नीचे।
चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा तो मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, ये थक गया है घोड़ा चलते चलते, इसलिए धीमे चल रहा है, और उसे मारना नहीं चाहता था। पर मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं उसको मारूं घोड़े को। धीरे धीरे वो पिछड़ गया और मैं दांतविकृस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, और जब मैं जोर देने लगता तो वो और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, एक जगह से दो रास्ते निकल रहे थे, तो मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया, और आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि डंडकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, और 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर था, 4-5 मील बाकी रह गया था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वो पूरे गुस्से में थे। बहुत गुस्सा आ रहा था उनको कि आप कहाँ चले गए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फू डाले। 2 टोकरी कंडे बोलते हैं, जो गाय भैंस का गोबर होता है, उसे उपले बनाए जाते हैं चूल्हे में जलाने के लिए, तो उसको कंडे बोला गया है। तो वो कहते हैं, वो उसे शिकायत करते हैं राहुल जी से, सुमित, कि मैंने 2 टोकरी कंडे फू डाले, यानी कि जला दिए, और 3-3 बार चाय को गर्म किया। और मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। राहुल जी बहुत नरमी से जवाब देते हैं, लेकिन मेरा कसूर नहीं है ना मित्र, देख नहीं रहे हो कैसे घोड़ा मुझे मिला है, मेरा घोड़ा कैसा है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमित को इतनी जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। डांडकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, जो उनकी देखभाल करने वाले थे। वो यजमान बहुत अच्छे थे। पहले चाय, फिर सत्तू खाया गया। सत्तू जो है 2-3 अनाजों को मिला के, जौ, चना, गेहूँ, उनको भून के बनाया गया आटा होता है, उसको सत्तू बोलते हैं। तो वो खाया, और फिर रात को गर्मा गर्म थुक्कप्पा मिला। थुक्कप्पा खाते हैं वो। ये थुक्कप्पा जो है वो सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया हुआ, एक जैसे कढ़ी होती है वैसा पकाया हुआ एक पदार्थ होते हैं, उसको बोलते हैं थुक्कप्पा। अब हम तिंडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंडरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। मतलब कपड़े को फाड़ के पतली पतली रस्सी जैसी काटी गई चीरी, मतलब उसको फाड़ लिया गया कपड़े को, और उसकी बत्तियां बना के गंडे बनाए गए। गंडे जो है वो मंत्र पढ़ के गले में बांधते हैं ना छोटे बच्चों के, आपने देखा होगा कि काले कपड़े में काले धागे में बांध के और उसको गले में बांध दिया जाता है। तो वो गंडे उन्होंने पहन रखे हैं उनको, क्योंकि बोध गया तो उसे लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। बोध गया जो है वो एक जगह का नाम है जो बिहार में है, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो वट वृक्ष आज भी है वहाँ पे, उसकी यात्रा आप कभी कर सकते हो। तो बोध गया से वहाँ से कपड़ा लेके आते हैं लोग और उसके गंडे बना के एक दूसरे को देते हैं। तो उसको किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते हैं। वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा कि यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, ये तो हफ्ता भर जो उधर ही लग जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। अगर तुम्हें पैसे मिल रहे हैं इस काम के तो वहां जाके लहासा पहुंच के मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा, लेकिन ये गंडे बस इस गाँव में दो, आसपास के गाँव में तुम मत जाओ। सुमति ने स्वीकार किया, वो मान गया। और दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। वो लोग, भरिया होता है भारवाहक, भरिया का मतलब ये जो भरिया लिखा है ना, मतलब कोई वजन उठाने वाला, उनका सामान को उठाने वाला। तो भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए, होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें, थोड़ा सा यानी सिर को अगर मोटे कपड़े से ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट यानी कि माथा धूप से जल रहा है, तो पीछे का कंधा बर्फ हो जाता है, पीछे का भाग जो है वो ठंडा हो जाता है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े, क्योंकि पहाड़ी इलाका था तो वहां पे डंडा भी हाथ में पकड़ के चलना पड़ता है। यद्यपि सुमति के परिचित
टिंडरी में भी थे, लेकिन मतलब उनको जान पहचान वाले उस गांव में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। तिब्बत की जमीन जो है वहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे जागीरदार हैं। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में, जैसे हमारे मंदिर वगैरह होते हैं ऐसे बौद्धों के मठ होते हैं। तो अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है और इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, मतलब उनके पास कुछ काम नहीं है, चलो मेरे खेत में काम करके जाओ, तो इस तरह से वो मजदूरों को इकट्ठा कर लेते हैं। और खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है कि खेती का काम देख कर आओ, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। जागीर के जो आदमी होते हैं जो काम देखने वाले, वो ऐसा लगता है उनको राजा देखने के लिए आ गया। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, बहुत शरीफ इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष, जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, जिस तरह का उनकी वेशभूषा थी, ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। मतलब वो तो भिखारी बन के गए थे, भिक्षुक बन के गए थे, तो फिर इतना जितना सम्मान मिल रहा था वो उस भेष में नहीं मिलता शायद उनको, फिर भी मिल रहा था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन के अनुवाद जो है कि हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां यानी कि किताबें रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा दिया, वहीं उस पास में वो उनका आसन भी लगा देते हैं। वो बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी और एक एक पोथी जो एक एक किताब थी 15 सेर 15 सेर यानी कि कम से कम 1 केजी से थोड़ा कम, जो एक सेर जो होता है वो 1 केजी से थोड़ा सा कम होता है, तो एक एक पोथी जो है वो 15 सेर की थी। सोच लीजिए आप, तो 15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, तो मैं अब पुस्तकों के भीतर था यानी कि पुस्तकें पढ़ने में खोए हुए थे, वो उनमें डूब गए थे, बिजी थे उन बुक्स को पढ़ने में, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए, तो मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था, पास ही था मतलब, और हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसेत से विदाई लेकर चल पड़े, यानी कि और किसी दूसरे स्थान की यात्रा उनकी जो है वो आगे बढ़ जाती है, लासे की यात्रा जो है वो आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमको राहुल जी ने अपनी तिब्बत यात्रा के बारे में थोड़े से बताया है कि किस तरह की उनकी यात्रा के अनुभव रहे थे। ओके, तो होप आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपने क्वेश्चंस को आप लिख पाएंगे। थैंक यू।